हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दो क्लास हो चुकी है ग्रेविटेशन की। ये है क्लास नंबर 3। आइए दोस्तों, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए बताइए। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सही है कौन गलत है। बताओ, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधे अनुपातिक होता है क्या गुरुत्वाकर्षण बल? बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। कोई भी दो वस्तु जिसमें पहले का द्रव्यमान m1 m2, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इनका मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। दोनों दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक होता है क्या? मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या इस आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बी आप लोगों का गलत है। ओनली ए इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे कैपिटल जी से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, इसका मात्रक क्या है? तो आप लोगों को पता है कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया ये। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर ऊपर आके क्या बन जाएगा? किलोग्राम की पावर -2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 60 किलोग्राम। अब चंद्रमा पे जाएगा तो ऐसे नहीं 60 किलोग्राम की जगह वो 30 किलोग्राम का रह गया। उसका कोई आधा शरीर थोड़ी कर दिया आपने। अगर इधर 60 किलोग्राम है, उधर भी 60 किलोग्राम रहेगा। दोस्तों, भार में फर्क पड़ता है, द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं आता। चलिए, इसका आंसर बताइए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? यानी पृथ्वी की सतह से आप लोग कोई वस्तु को फेंक रहे हो और आप चाहते हो कभी भी लौट के नहीं आए, तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको ये बताना है। तो आपको देनी पड़ेगी इतनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने जो मोशन अंडर ग्रेविटी कल आपको समझाया था, उसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगाना है। चलिए दोस्तों, एक मीनार यानी एक टावर है आपके पास में। एक टावर है। क्लियर है? तो इसके ऊपरी हिस्से से, मतलब बिल्कुल यहां से आपने कोई वस्तु को फेंका ऊपरी दिशा में। किस वेग से फेंका? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है क्या? हां सर, दी गई है। आरंभिक वेग का मान, प्रारंभिक वेग का मान है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपने ऊपर की ओर फेंका यहां से। ठीक है, ये वस्तु गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई और कहां पर आई दोस्तों? नीचे आई। बिल्कुल ऊपर जाके पूरा नीचे आने में जो टाइम लगा, कितना लगा? 5 सेकंड का लगा।
तो आपको बताना है ये जो बिल्डिंग थी इसकी हाइट कितनी थी। चलिए इसकी हाइट को मैं मान लेता हूं h, तो बेसिकली h का मान आप लोगों को निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी आप लोग खड़े हो, ठीक है, वहां से आप लोगों को सारी चीज निकालनी है। आप मुझे बताइए जब ये वस्तु ऊपर जाके नीचे आएगी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका विस्थापन s की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों आपने यहां से फेंकी, आई कहां पर, यहां पर, इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ, h हुआ। तो प्लस h लू या माइनस h लू, आपको पता है सर जहां से फेंकते हो, मतलब यहां से फेंका ना, वस्तु कहां पर आई है सर, नीचे की ओर आई है यार, नीचे की ओर आई है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं क्या लूंगा, माइनस h लूंगा। ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करिए। s बराबर आप लोग जानते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s की वैल्यू मैंने रखी माइनस h। u की वैल्यू क्या लू सर, आपने ऊपर की ओर फेंका है तो प्लस लो 12, और इसको पूरा ऊपर से नीचे जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। t की वैल्यू प्लस 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी आएगी, ऊपर फेंको नीचे फेंको माइनस जी की वैल्यू -10। ठीक है, कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में, 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ठीक है, तो माइनस h बराबर 12 पंजे 60, 10/2 हो गया 5, माइनस 125। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 60, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, 65 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या सर? गौरवकांत आपसे कुछ कह रहा है, सुन लीजिए, सुन लिया। वो गौरवकांत बोल रहे हैं सर इतना स्लो मत पढ़ाओ, इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है गौरव जी। अगर आपको ज्यादा सुपर माइंड हो आप लोग, तो जब क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद में 4x पे देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद में आप ही का तो दिमाग है। एक बार आना, जब रेलवे का रिजल्ट आए ना मेरे पास आना लेके अपना रिजल्ट, बोले सर देखो, आ गई बात समझ में। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फ्री फॉलिंग। हाँ, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने में 2 सेकंड में तय की गई जाने वाली दूरी कितनी होगी। जैसे क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु है, उसको सिंपल आप लोग क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये 2 सेकंड में कितना चल लेगा, 2 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है? चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोग दोस्तों यहां से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो 2 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा ये आपको बताना है। एक सिंपल समीकरण लगा दूं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो 2 सेकंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये आपको निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। u का मान क्या है सर, सिंपली आपने छोड़ी है, सिंपली आपने छोड़ा है, कोई वेग नहीं दिया, तो u का मान कितना है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लोगे सर, -g लोगे, तो g का मान 10 मान लो, तो -10। कितने टाइम में पूछ रहे हो, 2 सेकंड में, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 हो गया 2, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -20 मीटर आ गई। माइनस का मतलब क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। ठीक है, अगर आप लोग 9.8 लेते वैल्यू तो आपका आंसर आपका आता है 19.6, हमने 10 लिया है तो कितना जाएगा, 20। गौरव कांत जी सर आप तो नाराज हो गए, आप तो नाराज जैसी बातें करो ना, तेज पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ, वो आप थोड़ी बताओगे मुझे, ठीक है। तो जो आपके लिए बेस्ट है वो चीजें मैं यहां पर कर रहा हूं, तो आप अपने इनपुट दे रहे हो, तो यार आप तो और भी बहुत बड़े शहंशाह हो, आपको सब कुछ आता है ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसलिए तो बोल रहा हूं जब रिजल्ट आए ना एक बार लेके आना मेरे पास में। चले आगे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना, इजीली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, यार एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये सन है, सूर्य है, सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या नहीं लगाता, बताओ, लगाता है क्या, बिल्कुल। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई वृत्तीय गति करता है, तो इस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, बोलो हाँ या ना, जिसे आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे थे, ऐसा कुछ मैंने बताया था क्या। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस पे बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, तो ये बाहर क्यों नहीं जा रही अर्थ, क्यों क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इस पे अंदर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है। कौन सा, सन और अर्थ के बीच में कुछ आकर्षण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल।
तो ये जो अंदर वाला जो फोर्स है उसे ही आप लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर मैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। चलो सब छोड़ो, आप लोग सब छोड़ो। आप तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या सन और अर्थ के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? तो देखो, आज तो आपको पता है कि सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, लेकिन दोस्तों पहले स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था। लोगों ने अपने अपने अलग अलग मॉडल बताया। जैसे जब धूप आती थी तो उनको लगता था कि यार सन है ना, भाई आपको भी तो पता है ना, सन पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो बहुत जनों ने बताया कि नहीं यार, अर्थ जो होती है वो तो वहीं पर है, सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो लोगों ने अपने अलग अलग मॉडल बताए कि यार नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लॉडियस टॉलेमी जी की। सर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, प्लीज है ना ध्यान से समझो, इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड में जो अर्थ है ना, पृथ्वी, वो है सेंटर में, जितने भी ग्रह वो इसके चारों ओर मिलेंगे। तो इन्होंने बताया था कि जो अर्थ होती है वो होती है सेंटर में, इसके अलावा जितने भी ग्रह वो चारों ओर मिलेंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या? नहीं। आज आपको पता है ना, जैसे जैसे और स्टडी होती गई आपको पता है, नहीं सर सन बीच में होता है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इन्होंने जो बात बताई थी वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आप लोगों का निकोलस कोपरनिकस। सर इन्होंने क्या बताया? हालांकि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि नहीं, सन जो होता है वो सेंटर में होता है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को हम लोग हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेलियो सन का ही एक सिनोनिम है, पर्यायवाची। तो उन्होंने बताया था सन सेंटर में होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइको ब्राहे। सर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि देखो मेरी बात समझो, ये जो अर्थ है ना, अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं चंद्रमा और सूर्य। बाकी ये जो नीली वाली कक्षाएं है ना, जो ये देख रहे हो, ये जो नीली वाली जो कक्षा है, ये तो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहे हैं सूर्य और चंद्रमा। और ये जो पीली वाली जो आप लोग देख पा रहे हो है ना, जो नारंगी कलर की जो आप लोग देख पा रहे हो, ये किसकी कक्षाएं हैं? ये किसकी कक्षाएं हैं? ये आपके बाकी ग्रह की। तो ये ऐसा मॉडल बताया था किसने? टाइको ब्राहे ने। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में आए दोस्तों गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बताया कि नहीं यार, मैं बताता हूं, जो सन होता है ना, इसके चारों ओर अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो पहले नंबर पे ग्रह है वो मरकरी है, बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर इसके बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के भी चारों ओर मून चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया मॉडल इन्होंने बताया था। ठीक है, क्लियर है क्या? आ जाओ, चलो आ जाओ। तो वो जस्ट मैंने एक नाम बता दिया आप लोगों को, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। इनसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। क्लियर है क्या कि भाई सोलर सिस्टम से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे बस वो होगा। ये तो जस्ट मैंने एक बेसिक जानकारी के लिए दे दिया कि अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग बताया। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है केपलर साहब। केपलर साहब ने 3 चीजें बताई। आपको पता है दोस्तों, अलग अलग प्लानेट है, अलग अलग ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या आप लोग को पता है क्या? ये बात आपको पता है ही कि सन के चारों ओर अलग अलग प्लानेट जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध ग्रह, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फिर आती है पृथ्वी। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या नहीं लगाती? बताओ। तो कोई देखो, इनको बोलते हैं प्लानेट यानी ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे आप लोग बोलते हैं प्लानेट यानी ग्रह। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, क्या प्लानेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है क्या? कुछ गति कर रहा है क्या? बिल्कुल, इसे आप लोग बोलते हैं प्लेनेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? प्लेनेटरी मोशन।
जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर एक प्रकार की गति कर रहा है ना, मोशन कर रहा है, तो उसको बोलता है प्लेनेटरी मोशन। तो दोस्तों जो प्लेनेटरी मोशन होते हैं या जो प्लेनेट जो ये मोशन करते हैं, इससे संबंधित केपलर साहब ने 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई। आइए उनको बोलते हैं केपलर के नियम। जैसे पहला नियम क्या था, हमको आज तक लगता था कि सन के चारों ओर जो कोई प्लैनेट गति करता है ना, चाहे जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लो, वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन करता है, वो बिल्कुल वृत्तीय पथ पे गति करता है, जबकि ये बात गलत है। केपलर साहब ने बताया, उन्होंने बताया देखो कि सन के चारों ओर जो गति हो रही ना ग्रह की, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्थ की, पृथ्वी की, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं करता, वो इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो केपलर साहब का पहला नियम यह है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो ये गति कर रहा है ना, वो कैसे पाथ में कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पाथ में कर रहा है। और यहां पर जैसे आपको पता है कि सर्किल में एक सेंटर होता है ना, वैसे दोस्तों जो इलिप्स होता है ना, दीर्घवृत्त, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपने फोकस सुना है, फोकस नाम की चीज होती है, फोकस, 2 फोकस होते हैं, एक यहां पर एक इधर। तो इन्होंने ये बताया कि जो सन मिलेगा वो आपको किसी एक फोकस पे मिलेगा, और जो प्लैनेट होगा ना उसके चारों ओर वो एक इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करेगा। जैसे यहां पर आप लोग देख लो, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो ये यहां पर सन है, सूर्य है, सन सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है, कैसे, इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला नियम। केपलर साहब ने हमको क्या बात बताई। चलिए दोस्तों दूसरा नियम मैं आपको समझाता हूं, लेकिन दूसरा नियम कहीं ना कहीं यहीं पर है आप लोगों का। आप मुझे ये बताइए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब पूरा का पूरा एक चक्कर लगाती है ना, तो उसमें क्या कुछ टाइम लगता है क्या? बिल्कुल, उसे आप लोग बोलते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। क्या आप लोग बता सकते हो क्या अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? आप लोग बोलोगे 365 दिन, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन का समय। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या अर्थ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है क्या? एक ही स्पीड से गति कर रही है क्या? बताओ, एक ही स्पीड से गति कर रही है क्या, या गति थोड़ी चेंज हो रही है? कहीं पर तेज, कहीं पर ज्यादा लग रही है क्या? मतलब कहीं पर तेज, कहीं पर धीरे लग रही है क्या? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जब सन के पास में आ रही है तब इसकी स्पीड ज्यादा हो रही है अर्थ की। देखो ध्यान से देखो, यहां पर तेजी से निकल रही है, बाकी धीरे 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 चल रही है। जैसे सन के पास आ रही है थोड़ा सा तेजी से चल रही है। क्या आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? एक्चुअली में केपलर साहब ने जो दूसरी बात बताई, जो दूसरा नियम दिया ना, वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड ही है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो केपलर साहब का सेकंड लॉ क्या है, इसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं प्लीज। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर, किसमें? एक इलिप्टिकल पाथ में, एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ठीक है, ये इलिप्स सही बन गया क्या? नहीं सर, बेकार बना है, दूसरा बनाओ। ठीक है भैया, दूसरा बना देते हैं, टेंशन मत लो। ये रहा आपका एक इलिप्स, ठीक है, समझ लो आपका। ये यहां पर है सन, ठीक है। अर्थ जो है ना, पृथ्वी, अर्थ वो लगा रही है चारों चक्कर से, लगा रही है, 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 अच्छी बात है। ठीक है, और यार इतनी बड़ी मुश्किल से डायग्राम बना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को यहां से घूम के पूरा यहां पर आने में कितना समय लगेगा? 365 दिन लगेगा। मैं मान लेता हूं पृथ्वी 10 दिन में यहां से यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां से यहां पर आ रही है, तो ये कुछ एरिया वो बनाएगी नहीं बनाएगी? मतलब जब यार अर्थ यहां से यहां पर आएगी तो ये कुछ एरिया होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होगा। फिर मान लो पृथ्वी जा रही है, जा रही है, जा रही है, मान लो कभी किसी दिन वो यहां पर थी अर्थ, और उसके अगले 10 दिन में यहां से वो मान लीजिए यहां पर पहुंची, इस जगह पहुंची, तो ये भी तो कुछ एरिया बनेगा, बताओ हाँ या ना। फिर जा रही है, 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 मान लो कभी वो यहां पर थी, और अगले 10 दिनों में मान लो वो यहां से यहां पर पहुंची, इस जगह पहुंची, है ना, अगले 10 दिनों में यहां पर पहुंची, तो ये भी तो कोई एरिया बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअली में दोस्तों ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बिल्कुल इक्वल होगा,
केपलर साहब का दूसरा नियम यह है कि कोई भी ग्रह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया यहां पर फॉर्म करेगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी 10 दिन में यहां से यहां पर आई तो ये जो एरिया बना, या मतलब कभी 10 दिन में यहां से वो यहां पर आई तो ये जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? आई या नहीं आई समझ में? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी 1 महीने में यहां से यहां पर आई तो ये जो एरिया बनेगा, और कभी भी 1 महीने में जैसे मान लो यहां से यहां पर आई 1 महीने में तो ये जो एरिया बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है? ये मतलब है बहुत आसान भाषा में। कुल मिला के आप लोग ये बोल सकते हो इसकी एरियल स्पीड जो होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। क्षेत्रीय चाल जो होगी ना वो इसकी फिक्स होगी। मतलब क्या है, जितने टाइम में ये एरिया बनेगा उतने ही टाइम में चाहे कहीं से कहीं पर गति कर ले वो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या? चले आगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत आसान है। चलिए बात करते हैं दोस्तों केपलर के तीसरे नियम की। दोस्तों केपलर का तीसरा नियम क्या बोलता है, जैसे मान लो ये रहा सन, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह गति कर रहा है। जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, कौन सा माने इसको? बुध ग्रह मान ले, मार्स बुध ग्रह, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों वीनस होता है, शुक्र ग्रह होता है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर है? क्लियर? दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, मरकरी यानी बुध ग्रह को पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, क्या उतना ही समय वीनस शुक्र को इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में उसको भी क्या उतना ही समय लगेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि वीनस शुक्र को यार कितनी ज्यादा दूरी, मतलब यार इसको कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि मरकरी को छोटा सा ही चक्कर लगाना पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे अर्थ की, बात करेंगे अगर हम लोग पृथ्वी की, तो पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में और भी ज्यादा समय लगेगा। ये बात सही है क्या? तो केपलर साहब ने तीसरे नियम में यही बात बताई गई है, जिस प्लैनेट, जिस ग्रह की कक्षा जितनी लंबी होगी उसको पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी उसका टाइम पीरियड, उसका आवर्तकाल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? सर एग्जैक्ट कितना होगा? एग्जैक्ट कितना होगा आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मुझे बताओ, अगर ये एक इलिप्स है, ये अगर दीर्घ वृत्त है एक, इसको क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ये है आप लोगों का माइनर एक्सिस, और ये रहा आप लोगों का, इसे क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। बोलते हैं नहीं बोलते यार, ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस वाली चीज है। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बताओ दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? इसको क्या बोलते हैं? अगर जैसे इस पूरी मेजर एक्सिस की लंबाई को अगर मैं 2a मानूं तो ये जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, बताओ। अर्जुन जी पूछ रहे हैं कोई यूपी फरुखाबाद से कौन है, तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा कि तुम्हारा? वहां से कौन है, यहां से कौन है? तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? अरे यार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपको सब पता है, बोलते नहीं हो सर। इसको बोलेंगे हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। बोलो हाँ या ना, बताओ। और इसकी लंबाई क्या होगी? ए होगी। बताओ हाँ या ना। यार मैथ्स में पढ़ा हुआ है, आप लोग देखो, एक कोई बोल रहा है कि इसको रेडियस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या। मैथ्स नहीं पढ़ी क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, केपलर साहब के तीसरा नियम यह बोलता है कि कोई भी ग्रह का जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के, जहां पर ए क्या है? वो प्लानेट जिस ग्रह में, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसके सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसको ए से डिनोट किया है।
तो किसी भी ग्रह का, किसी भी प्लैनेट का जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। या फिर आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे ए क्यूब बढ़ेगा वैसे वैसे टी स्क्वायर बढ़ेगा। सर इसको क्वेश्चन से समझा दोगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे यार, क्यों नहीं समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे? ठीक है, क्यों नहीं समझाएंगे? ठीक है, तो सिंपली आप लोग ये ध्यान रख लो, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होता है ना वो उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ए क्यूब के समानुपाती होता है। चलो सर इसको क्वेश्चन से समझाओ, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, बताओ, आराम से करो, नहीं बनेगा, हो सकता नहीं बने, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। सर आप क्या गजब पढ़ाते हो, कल एग्जाम में सब आंसर कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। बताओ, सूर्य के चारों ओर ग्रह ए का आवर्तकाल बी के आवर्तकाल से 8 गुना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है सन, सूर्य, कोई प्लैनेट है ए जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों कोई कोई बी प्लैनेट है, वो भी सन के चारों चक्कर लगा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सूर्य के चारों ग्रह ए का आवर्तकाल बी के आवर्तकाल से 8 गुना है। यानी जो टाइम पीरियड जो है ए का वो क्या है? टाइम पीरियड बी के प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उसका 8 गुना है। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर इसको पूरा एक चक्कर लगाने में 1 दिन का समय लग रहा है तो इस प्लैनेट ए को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा। सर थर्ड लॉ रिपीट कर देंगे, बिल्कुल वही समझा रहा हूं आशीष जी, तो देखो वही समझा रहा हूं, तीसरा लॉ ही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो आपको यह बताना है ए से सूर्य की दूरी, ए से सूर्य की दूरी, ए से सूर्य की दूरी, या ए की जो सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है बी की सूर्य से जो दूरी है उसके मुकाबले। तो आपको पता है कि किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है ना उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस लेंथ की का क्यूब था ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जैसे सन के चारों ओर कोई भी प्लैनेट जब गति कर रहा है, मतलब सन की प्लैनेट से दूरी को भी आप लोग ए मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, एवरेज डिस्टेंस को भाई, जबकि डिस्टेंस बदलती रहती है तो डिस्टेंस आप लोग क्या मान सकते हो? ए मान लो, एवरेज डिस्टेंस ए मान लो। तो बताओ, तो दोस्तों ए ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होगा वो ए ग्रह की जो दूरी होगी उसके क्यूब के होगा। सिमिलरली बी ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होगा वो बी ग्रह के इसके क्यूब के समानुपाती होगा। अब क्या कर लो आप लोग, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर जो होगा वो ए बटे ए बी के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है टी ए बराबर ये, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 बराबर ये हो जाएगा ए बाय ए बी का क्यूब। आप क्यूब रूट लोगे 64 क्या बन जाएगा आप लोगों का? 8 बन जाएगा। भाई कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? रुको मैंने एक बार, रुको। हाँ 64 का क्यूब रूट लोगे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना, 4 तो 4 बराबर ये आ गया। यानी प्लानेट ए की जो दूरी है सन से वो प्लानेट बी के सन से जो दूरी है उसका 4 गुना है। कितना अधिक है? 3 गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। सर मेरी क्लास नहीं चल रही है, सबकी चल रही है। सर दोस्तों बैक करके कर लो। आपसे पूछा जा रहा है कितना गुना अधिक है, ये नहीं पूछा जा रहा कितना गुना है, कितना गुना है ये नहीं पूछा जा रहा, पूछ रहा है कितना गुना अधिक है। 3 गुना अधिक है, क्योंकि समझ लो बात को, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कितना गुना है, आपसे पूछा कितना गुना अधिक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। बताओ, किसी ग्रह की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या से 2 गुना है। दोस्तों ये सन है, अर्थ की कक्षा ये मान लेते हैं, और कोई ग्रह प्लैनेट उसकी जितनी
त्रिज्या है ना, अभी ये मान लो कि बिल्कुल एक सर्कुलर टाइप में घूम रहा है, मतलब कुछ भी मान लो, मतलब दूरी जो है ना, वो जितनी दूरी है अर्थ की सन से उससे ज्यादा दूरी कितनी है प्लानेट की है। तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में इसका टाइम पीरियड जो होगा ना वो आपको बताना है, इस ग्रह का आवर्तकाल। दोस्तों टाइम पीरियड आपको अर्थ का पता ही है, पृथ्वी का आवर्तकाल आपको पता ही है कितना होता है, 365 दिन। अब आपको इस प्लानेट का टाइम पीरियड आप लोगों को बताना है, बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग के, तो टी ई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर पी इजिकल्स टू अर्थ की जो वो है बटे उस प्लानेट की जो दूरी है, इसका क्यूब कर दो, क्या दिक्कत है। क्लियर है। अरे अरुण राजपूत ब्लॉक करूं क्या तुम्हें, यूपी फरुखाबाद से कौन कौन है, एक ही कमेंट कर रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो है। तो टी ई अपॉन टी पी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए ई बाई ए पी। तो भैया आपको पता है ए पी की वैल्यू क्या है, 2 गुना है जो ए ई है। ए ई आपने किसको बोला, जो सन से अर्थ के बीच की दूरी है उसको ए ई बोल दो, सन से इस प्लानेट की जो दूरी है उसको ए पी बोल दो। बात क्लियर है क्या। तो ए ई अपॉन ए पी इक्वल्स टू 1/2, 1/2 ऊपर क्यूब हो जाएगा 1/8। क्लियर है क्या, क्लियर क्लियर। तो ये टी ई की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर है ना, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो 1 बराबर टी स्क्वायर पी बाय 8, टी स्क्वायर पी की वैल्यू आ गई 8 और इसका टीपी यानी उस प्लानेट का टाइम पीरियड क्या होगा, √8। √8 कर लो कितना आ जाएगा, √8 कितना आएगा, 8 का अंडर कितना होता है, 8 का होता है सर 2√2 और 1.4 को मल्टीप्लाई करो 4.2 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है यार मेरे हिसाब से तो। नहीं 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 4 2 2 1 1.4 इंटू 2 2.8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आ गई बात, समझ गई, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए तो ये थे आप लोगों के केपलर के नियम, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि यार जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड के बारे में, समझते हैं। दोस्तों मुझे बताओ फ्लूइड किसको बोलते हैं। देखो बहुत जनों को लगता है लिक्विड को ही फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड ही लिक्विड है, लिक्विड ही फ्लूइड है। दोस्तों ये बात आप लोगों की सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ आप लोग फ्लूइड को लिक्विड मान सकते हो बट एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा फ्लूइड किसको बोलता है। दोस्तों आपको पता है मैटर जो होता है ना, पदार्थ, उसकी वो 3 अवस्था में मिलता है, तो ठोस अवस्था में भी मिलता है, लिक्विड अवस्था में भी मिलता है यानी तरल अवस्था में भी मिलता है, और गैस अवस्था में मिलता है। लिक्विड और गैस दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। दोनों को ही क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ध्यान रखिए लिक्विड भी आपका एक फ्लूइड है, गैस भी आपका क्या है, एक फ्लूइड है। बात आई समझ में, ठीक है। दोस्तों ये जो फ्लूइड है, चाहे आप लिक्विड बोल दो, ये जो लिक्विड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ डेंसिटी भी होती है। सर डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सर उसके मास में भाग लगा दो वॉल्यूम का, उसका द्रव्यमान कितना है उसमें भाग लगा दो उसके आयतन का, आपको सर उसकी डेंसिटी पता पड़ जाएगी। लेकिन मैं अगर आप लोगों से पूछूं उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो, सर ये तो मुझे आता ही नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं उसकी वेट डेंसिटी निकालो, सर ये तो आता ही नहीं है। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, क्या क्या डेंसिटी क्या होता है, ये क्या होता है, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेंसिटी, घनत्व, या इसको आप लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हो। सर ये क्या होता है, बहुत सिंपल है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अगर आप लोगों को निकालनी है, कैसे आप लोग निकालोगे, सर डेंसिटी को आप लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी की भी अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, उसका मास कितना है यानी द्रव्यमान कितना है, और उसमें आप लोग भाग लगा दीजिए उसके वॉल्यूम का यानी आयतन का। आ गई बात समझ में, आ गई। जैसे क्वेश्चन बताओ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार एक तरल है, एक तरल है, और देखो ऐसा ही मात्रा क्या होगा द्रव्यमान का, किलोग्राम होगा। बताओ
आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, भूल गए क्या? मीटर क्यूब। जैसे एरिया का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, वैसे ही आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब। मैंने आप लोगों को बोला एक तरल है, एक तरल है, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, 2 लीटर, और इसका मास, इसका द्रव्यमान है कितना, 2 किलोग्राम। चलो इसकी डेंसिटी निकाल के बताओ, निकालो इसकी डेंसिटी, बताओ। अरे लोकेश कुमार जी इधर पूछ लो, कुछ डाउट है तो एक ही कमेंट करो, सर मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी सर, उसका क्या होगा? पढ़ा, पढ़ नहीं रहे हो, इस तरह से पढ़ा रहा हो, इस पर ध्यान देते नहीं हो तो डाउट तो आएगा ना, जीवन भर आएगा। 20 मिनट से एक कमेंट कर रहे हो, तुम उसी में अटक रहोगे, सर मेरा डाउट कैसे दूर करेगा? डाउट कभी जीवन में नहीं आएगा, तुम अच्छे से पढ़ लो। तो सर डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम और इसका आयतन दिया हुआ है सर 2 लीटर। लेकिन दोस्तों आपको पता है मैंने आपसे यह पूछा है डेंसिटी का मान निकालो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो सर इस आयतन का मान तो लीटर में दिया हुआ है, मैं मीटर क्यूब में कैसे निकालूं? मेरे प्यारे दोस्तों 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, या फिर आप लोग बोल सकते हो 10 की पावर 3 लीटर। समझ में आ गया दोस्तों? 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं आपसे बोलूं 2 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, तो 1 लीटर में अगर इतना होता है, 2 में कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर लो, 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और ऊपर क्या है? 2 किलो है ही। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +3, तो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ आई बात समझ में? सिंपल सा है दोस्तों, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता क्या? द्रव्यमान में भाग लगा दो आयतन का, आयतन लेना है आपको मीटर क्यूब में। अगर लीटर में दिया हो तो आप लोग उसको मीटर क्यूब में बदल सकते हो, कैसे बदलोगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। दोस्तों ये क्या होता है? मास डेंसिटी कैसे निकालते हो? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आप लोगों से वेट डेंसिटी पूछ लिया जाए, भार घनत्व भार पूछ लिया जाए, तो क्या करना है? उसके भार में भाग लगाना उसके आयतन का। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे बात समझ गए क्या? तो वेट डेंसिटी क्या होता है? किसी का वेट भार बटे उसका वॉल्यूम यानी आयतन। क्या दिक्कत है यार? सिंपल से 2 फॉर्मूले, और क्या है? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, जिसे आप लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, भी बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं। बताओ क्या होता है आपेक्षिक घनत्व? बताओ क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? दोस्तों अगर आपको किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आपेक्षिक घनत्व निकालना है, कैसे निकालोगे रिलेटिव डेंसिटी? कैसे निकालोगे? किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है? उस पदार्थ का घनत्व लेना है, उस पदार्थ का घनत्व लेना है बट्टे भाग लगाना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पदार्थ का, पदार्थ के घनत्व का भाग लगाना है। स्टैंडर्ड यानी मानक, मानक पदार्थ का घनत्व से भाग लगा देना है। अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई लिक्विड है, उसके लिए स्टैंडर्ड पदार्थ किसको मानते हैं? पानी को मानते हैं, पानी को। और पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर कोई गैस है तो उसके लिए स्टैंडर्ड यानी मानक पदार्थ किसको मानते हैं? एयर को मानते हैं, और एयर की डेंसिटी होती है लगभग 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने आपको बोला मरकरी जो है, मरकरी यानी पारा,
जिसका घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो, इसका आपेक्षिक घनत्व निकालो, या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, बात एक ही निकालो। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया। जिस भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है आपको क्या करना है, उस पदार्थ का घनत्व लेना है बटे स्टैंडर्ड पदार्थ का जो घनत्व है वो भाग लगा दो। तो आपको बताना है मरकरी की, तो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मरकरी का डेंसिटी लिखना पड़ेगा ऊपर, बटे जो स्टैंडर्ड पदार्थ है उसकी डेंसिटी से भाग लगा दो। मैंने अभी भी आपको बताया है जो सॉलिड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड कौन होता है, पानी होता है। तो जो मरकरी है, पारा है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड कौन होगा, पानी होगा। और पानी का घनत्व आप लोगों को पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी भी मैंने बताया है। तो बताओ कितनी होगी मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी, कितनी आ जाएगी, 13.6। बताओ। मैंने आपको बोला एक मेटल है, एक धातु है, इसकी डेंसिटी है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए कैसे करते हो, जिस भी पदार्थ की निकालनी है उस पदार्थ का घनत्व और उसमें भाग लगा दो पानी के घनत्व की। जितने भी ठोस और तरल होते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड पानी होता है। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आप लोगों का 5। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड जो है वो वाटर है, लिक्विड और सॉलिड के लिए वाटर है, बाकी के लिए एयर। ठीक है। चलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों? कंप्रेसिबिलिटी ये बताता है कि किसको आप लोग कितना कंप्रेस कर सकते हो। कोई पदार्थ फोर्स लगने पर कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को, उसकी इस विशेषता को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीड़ितता। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सॉलिड ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, तो आप लोग बोलोगे लिक्विड और गैस सर इजीली कंप्रेस हो सकता, मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विड को बस थोड़ा सा ही कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड को और भी कम कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है दोस्तों गैस की। क्लियर? ये छोटे से पॉइंट थे, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, भी एक क्लास आप लोगों की। तो हाँ, लिक्विड्स आर जनरली, मतलब लिक्विड को बहुत कम कंप्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड को नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे दोस्तों ठोस में फ्रिक्शन होता है ना, वैसे ही लिक्विड में होती है विस्कोसिटी यानी शांता। अगर कोई लिक्विड इजीली फ्लो कर पा रहा है तो आप लोग बोलोगे उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत कम है। अगर फ्लो करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बोलोगे सर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी शांता ज्यादा है। जैसे दोस्तों मैंने एक ग्लास में लिया पानी, एक ग्लास में लिया मैंने शहद, दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, कौन इजीली फ्लो कर जाएगा? पानी। शहद को थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, बहुत गाढ़ा होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? शहद की, हनी की। तो विस्कोसिटी क्या है बेसिकली कि, मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मत पढ़ो, बस आप तो समझो। जो लिक्विड इजीली फ्लो कर जाएगा उसकी विस्कोसिटी कम है, इसकी कम है। ये थोड़ा गाढ़ा है, इसकी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी होता क्या है, बस वही मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बचा है बायनेंसी फोर्स, जो हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पूरी क्लास चाहिए। आज मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिंपल सिंपल डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ये पढ़ाया हमने। और क्या पढ़ा है पता है? दिमाग के सर आज तो बहुत टफ है। क्या टफ है? कल हम लोग पढ़ेंगे बायनेंसी फोर्स, और कल ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा, इसका टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? आज क्या वार है? आज डे कौन सा है? आज फ्राइडे है क्या आज? लेकिन कल छुट्टी नहीं करेंगे, कल मैं करा दूंगा इसको, है ना? कल छुट्टी नहीं करेंगे अपन, फ्राइडे है ना, कल छुट्टी नहीं करेंगे। कल ये छोटा सा है बायनेंसी फोर्स से डाल देंगे आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।